पुराने वक्तों में जहां सहरा की सुनहरी रेत नीले अरबी समुंदर से मिलती थी, वहां मेहरानगढ़ नामी एक हलचल से भरपूर बंदरगाही शहर आबाद था। ये शहर महज ईंट और गाड़े का मजमुआ न था, बल्कि यह ख्वाबों, साजिशों और बेपनाह दौलत का एक जीता जागता समुंदर था। इसकी 3 रगें थीं जो शहर की जिंदगी को रवां दवां रखती थीं। पहली, मसाला बाजार, जहां इलायची, लौंग और जाफरान की खुशबू हवा में रची बसी थी और दुनिया भर के ताजिरों का शोर कभी नहीं थमता था। दूसरी, सर्राफा गली, जहां की खामोशी इसकी दीवारों में छुपी दौलत से भी ज्यादा कीमती थी। यहाँ हीरे, याकूत और सोने का कारोबार सरगोशियों में होता था। और तीसरी, माहीगीरों की गोदी, जहां जिंदगी की हकीकत नमकीन हवा और मछली की बू में लिपटी हुई थी। ये मेहनती और खरे लोगों की दुनिया थी। इसी शहर की तंग पर पीच गलियों में तारिक नामी एक नौजवान रहता था। वह पैदाइशी यतीम था। उसकी याददाश्त में माँ बाप का कोई चेहरा न था। उसकी परवरिश गलियों की सख्ती और उस्ताद रहीम की शफकत ने की थी। उस्ताद रहीम शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के एक कोने में बैठने वाले एक बूढ़े दाना शख्स थे, जिनकी आंखों में किताबों का नूर और दिल में दुनिया भर की हिकमत थी। उन्होंने ही तारिक को न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि उसे सोचने का फन भी अता किया। वह अक्सर कहते, तारिक, किताबें दुनिया के नमूनों पैटर्न्स का खजाना है। इन नमूनों को समझ लो तो तुम अपनी हकीकत खुद बना सकते हो। तारिक ने अपनी जिंदगी इसी एक जुमले के गर्द बनाई थी। वह लोगों के चेहरों, उनकी चाल ढाल और उनकी बातों में छुपे नमूनों को पढ़ने का माहिर बन चुका था। वह कोई आम चोर नहीं था। वह एक फनकार था जिसका कैनवस इंसानी नफ्सियात और ब्रश उसकी बेपनाह जहनी सलाहियत थी। इसी शहर में दौलत के 7वें आसमान पर सेठ फारूक रहता था। वह एक मगरूर, खुद पसंद सौदागर था जो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों की मजबूरियों से अमीर बना था। वह समझता था कि हर इंसान की एक कीमत होती है और उसके सोने के सिक्के किसी भी ज़मीर को खरीद सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फख्र उसकी बेटी ज़ारा थी, जो अपने बाप के बिल्कुल बरक्स मोती की तरह पाकीज़ा और बारिश की तरह रहमदिल थी। वह खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई ज़हीन और हसास थी। वह अक्सर अपनी हवेली के झरोखे से शहर की जिंदगी देखती और अपने बाप की मादी दुनिया से बेजार रहती। उसकी नज़र कई बार तारिक पर पड़ी थी। एक बार उसने देखा कि सेठ फारूक के कारिंदे एक बूढ़े माहीगीर की कश्ती सिर्फ इसलिए छीन रहे थे कि वह वक्त पर महसूल अदा नहीं कर पाया था। जब बूढ़ा रो रहा था, तब तारिक आगे बढ़ा और शहर के एक पुराने भूले हुए कानून का हवाला दिया, जिसे उसने उस्ताद रहीम की किताबों में पढ़ा था, जिसके मुताबिक समुद्री तूफान के बाद माहीगीरों को महसूल में रियायत दी जाती थी। कारिंदों को सर झुकाकर पीछे हटना पड़ा था। ज़ारा, जो अपने पालकी में वहां से गुजर रही थी, यह सब देखकर तारिक की जहानत और हिम्मत से बेहद मुतासिर हुई। शहर में सेठ फारूक का एक तिजारती हरीफ भी था, सेठ बरकत अली। वह उतना ही अमीर लेकिन कहीं ज्यादा बेरहम और मक्कार था। दोनों में तिजारत की दुश्मनी नस्लों से चली आ रही थी और बरकत अली हर वक्त इस मौके की तलाश में रहता था कि सेठ फारूक को जलील और तबाह कर दे। एक शाम सेठ फारूक ने अपनी हवेली में शहर के तमाम उमरा और ताजिरों के लिए एक ऐसी आलीशान महफिल सजाई जिसकी चमक दमक आंखों को खीरा कर रही थी। जब शराब और कबाब का दौर चल चुका और हर कोई सेठ की दौलत की तारीफों के पुल बांध रहा था, तो वह अपनी जगह से उठा और फख्र से अपनी तिजोरी की तरफ इशारा किया। यह तिजोरी जर्मनी से मंगवाए गए फौलाद से बनी थी और उसके ताले स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने तैयार किए थे। सेठ ने अपनी गरजदार आवाज में ऐलान किया, दोस्तों और हरीफों, इस तिजोरी में समुंदर का सितारा नामी एक ऐसा नायाब मोती है जिसकी कीमत मेरी आधी दौलत के बराबर है। इसकी हिफाजत ऐसी है कि हवा भी अंदर नहीं जा सकती। मैं आज आप सब के सामने ऐलान करता हूँ, जो शख्स मेरी इस तिजोरी से यह मोती चुरा कर दिखाएगा, मैं उसे न सिर्फ अपना जानशीन बनाऊंगा बल्कि अपनी बेटी ज़ारा का हाथ भी उसके हाथ में दूंगा। यह एक खोखला चैलेंज था जिसका मकसद सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश और अपने हरीफ बरकत अली को जलाना था। महफिल में मौजूद लोग वाह वाह करने लगे, लेकिन सब जानते थे कि यह मौत को दावत देने के बराबर है। अचानक महफिल के पिछले हिस्से से एक पुरएतमाद और पुरसुकून आवाज गूंजी, मुझे आपकी दौलत या जानशीनी में कोई दिलचस्पी नहीं सेठ साहब। सबने हैरत से मुड़कर देखा। वहां सादे कपड़ों में मलबूस तारिक खड़ा था। उसकी आंखों में ना खौफ था ना लालच, सिर्फ एक चैलेंज की चमक थी। उसकी खुद एतमादी ने भरी महफिल पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा तारी कर दिया। वह आगे बढ़ा और कहा, लेकिन अगर मैंने यह मोती बिना किसी खून खराबे या चोट के आपकी तिजोरी से निकाल लिया
तो क्या आप अपना वादा निभाते हुए अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे तय करेंगे? सेठ फारूक ने तारिक को सर से पांव तक हिकारत से देखा और एक जहरीला कहका लगाया जो पूरी हवेली में गूंज उठा। ऐ गलियों के कीड़े, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाए? जा, मैंने तेरा चैलेंज कबूल किया। अगर कल रात का सूरज तल्लू होने से पहले मोती मेरे पास ना रहा तो जा रहा तेरी। लेकिन याद रखना, अगर तू पकड़ा गया तो मेहरानगढ़ के मरकजी चौक पर तेरा सर इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तारिक ने सुकून से सर हिलाया और कहा, मंजूर है। और जैसे आया था वैसे ही खामोशी से भीड़ में गायब हो गया। महफिल में मौजूद लोग सरगोशियां करने लगे। एक गरीब निहत्ता नौजवान ने शहर के सबसे ताकतवर आदमी को चैलेंज कर दिया था। जारा, जो पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे तारिक के लिए खौफ भी महसूस हो रहा था और एक अजीब सी उम्मीद भी। चैलेंज कबूल करने के बाद तारिक यूं गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। सेठ फारूक ने अपने हिफाजती इंतजामात को एक कैले की तरह नाकाबिल ए तस्खीर बना दिया। तिजोरी वाला कमरा हवेली के कल्ब में था, जिसका सिर्फ एक भारी फौलादी दरवाजा था जिस पर हर वक्त 4 सबसे बेहतरीन और मुसल्लह पहरेदार तैनात रहते। कमरे के अंदर मोती एक मुखमली गद्दी पर शीशे के एक हवाबंद संदूक में रखा था। वह संदूक एक संगे मरमर के चबूतरे पर था, जिसके नीचे दबाव महसूस करने वाली एक जदीद तख्ती नस्ब थी। अगर एक पत्ते के वजन के बराबर भी दबाव कम होता तो पूरे कमरे में लोहे की सलाखें छत से गिर जाती और एक ऐसी करी चीख वाली घंटी बजती जो पूरे शहर को जगा देती। तारिक ने अपनी तैयारी शुरू की। यह तैयारी पठों की नहीं, दिमाग की थी। उसने पूरा दिन हवेली के अतराफ में गुजारा, कभी एक नाबिना फकीर का रूप धारकर, कभी पानी भरने वाले मजदूर का। उसने पहरेदारों के बदलने के औकात, उनकी सुस्ती और चौकसी के लम्हात और उनकी आपस की गुफ्तगू को अपने दिमाग में नक्श कर लिया। उसने यह भी नोट किया कि एक पहरेदार को पान खाने की लत थी और वह हर 2 घंटे बाद कोने में जाकर छुपकर पान खाता था। उसने हवेली के पिछवाड़े में मौजूद बावर्ची खाने के मामूलात को भी समझा, जहां से रात को बचा हुआ खाना बाहर फेंका जाता था और शहर की दर्जनों आवारा बिल्लियां ज़ियाफत के लिए जमा हो जाती थीं। यहीं से उसके दिमाग में एक शानदार मंसूबे ने जन्म लिया। उसने पहला काम यह किया कि सर्राफा गली के एक माहिर शीशागर के पास गया और उसे अपनी जेब में मौजूद आखिरी चंद सिक्कों के एवज कांच का एक टुकड़ा बिल्कुल समुंदर का सितारा जैसा तराशने को कहा। शीशागर ने उसकी गुर्बत और उसके मुतालिबे पर शक किया, लेकिन तारिक ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई कि उसकी बीवी ने मन्नत मानी है और उसे मंदिर में चढ़ाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही नकली मोती चाहिए कि शीशागर मान गया। अगला मरहला ज्यादा दिलचस्प था। उसने शहर की गलियों से तकरीबन 2 दर्जन बिल्लियां पकड़ी और उनकी दुमों के साथ बारीक रेशम के धागों से छोटी छोटी हल्की घंटियां बांध दी जो सिर्फ हिलने पर हल्की सी आवाज करती। उसने अपने मंसूबे का आखिरी हिस्सा अपने वीरान ठिकाने पर आजमाया। उसने एक पत्थर को तराजू पर तौला, फिर रेत की एक थैली बिल्कुल उसी वजन की तैयार की। वह घंटों आंखें बंद करके एक हाथ से पत्थर उठाने और दूसरे हाथ से थैली रखने की मशक करता रहा, यहां तक कि उसके हाथ हवा में तैरने लगे और यह अमल उसकी सांस की तरह फितरी हो गया। आधी रात का वक्त था। मेहरानगढ़ सो चुका था, लेकिन सेठ फारूक की हवेली खौफ और तवक्को में जाग रही थी। पहरेदार पहले से ज्यादा चौकस थे, हर आहट पर चौंक पड़ते। तारिक चुपके से हवेली की पिछली दीवार फलांग कर, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, बावर्ची खाने के पास छुप गया। जब रात अपने उरूज पर पहुंची, उसने बिल्लियों को एक एक करके हवेली के वसीय सहन में छोड़ना शुरू किया। घंटियों की हल्की हल्की पुरअसरार टन टन की आवाज जब एक साथ दर्जनों बिल्लियों से आने लगी और वह इधर उधर भागने लगी, तो एक नाकाबिल ए यकीन खौफनाक माहौल पैदा हो गया। एक पहरेदार ने घबराकर अपनी तलवार निकाल ली। ये कैसी आवाजें हैं? खुदा की कसम, लगता है चुड़ैलें नाच रही हैं। दूसरा, जो कुछ ज्यादा ही वहमी था, बोला, नहीं, ये चोरों का कोई नया तरीका है। चलो जल्दी करो, हवेली के चप्पे चप्पे की तलाशी लो, कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए। चारों पहरेदार जो बोरियत और खौफ का शिकार थे, तिजोरी वाला दरवाजा छोड़कर आवाजों की सिमत भागे। खुद सेठ फारूक, जो अपने कमरे में जाग रहा था, तलवार लेकर बाहर निकल आया। कहाँ है वो बदमाश? आज कोई जिंदा नहीं बचेगा, वह चीखा। जिस अफरा तफरी का तारिक को इंतजार था, वह शुरू हो चुकी थी। जैसे ही तिजोरी का कमरा खाली हुआ, वह दीवार के साए में छुपता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। उसने माहिराना अंदाज में ताला खोला, जिसे उसने दिन में ही समझ लिया था, लेकिन अंदर का असली चैलेंज अभी बाकी था। दबाव वाली तख्ती, उसकी एक गलती और सब कुछ खत्म।
वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसकी सांसें रुकी हुई थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और उस्ताद रहीम की बात याद की, जब सबसे ज्यादा दबाव हो तो अपनी सांसों को सबसे पुरसुकून कर लो। उसने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ बिजली की सी तेजी और परिंदे के पर जैसी नजाकत से हरकत में आए। एक हाथ ने शीशे का संदूक उठाया और उसी लम्हे दूसरे हाथ ने रेत की थैली चबूतरे पर रख दी। एक पल के लिए भी दबाव में कोई तब्दीली नहीं आई। अलार्म खामोश रहा। उसने फुर्ती से असली मोती निकाला, नकली मोती संदूक में रखा और संदूक को वापस रेत की थैली उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। सब कुछ इतनी सफाई और खामोशी से हुआ कि गोया हवा ने खुद यह काम किया हो। वह खामोशी से वापस निकला, ताला वैसे ही बंद किया और रात के अंधेरे में यूं गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। सुबह जब सेठ फारूक ने देखा कि तिजोरी का दरवाजा वैसे ही बंद है और पहरेदार अपनी जगह पर हैं, तो उसने एक तकब्बुर भरा कहकहा लगाया। वह सीधा तिजोरी वाले कमरे में गया ताकि अपनी जीत का जश्न मनाए। लेकिन जब उसने संदूक में बेजान नकली मोती देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा गुस्से, हैरत और एक नाकाबिले यकीन शिकस्त के एहसास से सफेद पड़ गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई उसके नाकाबिले तस्खीर निजाम को इस तरह शिकस्त दे सकता है। उसने गुस्से में पहरेदारों को कोड़े मारने का हुक्म दिया और पूरे शहर में तारिक की तलाश शुरू करवा दी। लेकिन दिल ही दिल में वह इस लड़के की जहानत का मुअतरिफ हो चुका था। यह चोरी नहीं थी, यह फनकारी थी। सेठ फारूक ने अपनी हार को इज्जत का मसला बना लिया था। आवाम में यह खबर फैल चुकी थी कि एक गली के लड़के ने सेठ को नीचा दिखा दिया है। उसने तारिक को पैगाम भिजवाया कि वह उसकी जहानत को मानता है, लेकिन शर्त अभी पूरी नहीं हुई। उसने कहा, लड़के, तुमने एक बेजान चीज चुराई है। अब मेरा दूसरा और आखिरी चैलेंज सुनो, और यह चैलेंज आवाम के सामने होगा। कल दोपहर मैं अपने सबसे कीमती अरबी घोड़े बादल पर सवार होकर शहर के मरकजी बाजार से गुजरूंगा। बादल हवा से बातें करता है और अपने सवार के अलावा किसी को करीब भी नहीं आने देता। तुम्हारा चैलेंज यह है कि तुम सबके सामने मेरे नीचे से मेरा घोड़ा चुरा कर दिखाओ। यह चैलेंज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। इस बार कोई दीवार नहीं थी, कोई ताला नहीं था, सिर्फ सैकड़ों आंखों का पहरा था और सेठ फारूक खुद वहां मौजूद था। अगले दिन बाजार में तिल धरने की जगह नहीं थी। शहर का हर शख्स, अमीर और गरीब, यह अनोखा मुकाबला देखने जमा था। सेठ बरकत अली भी अपने हवारियों के साथ एक खास जगह पर बैठा था, अपने हरीफ की जिल्लत का तमाशा देखने के लिए। तारिक ने इस बार भी एक पेचीदा और कई मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबा बनाया था। उसने अपने गली के दोस्तों को, उन बच्चों को जिन्हें वह अक्सर अपनी रोटी में से हिस्सा देता था, साथ मिला लिया था। दोपहर के वक्त जब सेठ फारूक अपने सफेद चमकते घोड़े बादल पर सवार होकर तकब्बुर और शान से बाजार में दाखिल हुआ, तो मंसूबे का पहला हिस्सा शुरू हुआ। तारिक के दो नौजवान दोस्त, जो ग्राहक और दुकानदार बने हुए थे, एक दूसरे से ऊंची आवाज में लड़ने लगे। तुमने मेरे कपड़े के थान में से कपड़ा कम दिया है, एक चीखा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पैसे कम दिए हैं, दूसरा चिल्लाया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा हो गया और सेठ फारूक का रास्ता रुक गया। सेठ ने गुस्से से कहा, हटो मेरे रास्ते से, बेवकूफो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर कान न धरा। उसी वक्त मंसूबे का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। एक तीसरे दोस्त ने, जो मुर्गियां बेचने वाला बना था, गलती से अपनी टोकरियां उलट दी और 2 दर्जन मुर्गियां चीखती चिल्लाती हुई भीड़ में हर तरफ फैल गईं। हुजूम में भगदड़ मच गई। लोग मुर्गियों के पीछे भागने लगे। घोड़ा भी शोर और अफरा तफरी से बिदकने लगा। अब तारिक का वक्त था। उसने एक बूढ़े, कमर झुके हुए मोची का भेस बदला हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके हाथ कांप रहे थे। वह लंगड़ाता हुआ सेठ फारूक के पास पहुंचा और उसके पांव पड़ गया। सेठ जी, रहम करो, मैं गरीब आदमी हूं। इस भगदड़ में मेरी जिंदगी भर की कमाई, ये छोटी सी चमड़े की पोटली कहीं गिर गई है। आप ऊंचाई पर हैं, मेहरबानी करके देख दें कहां गिरी है। मैं अंधा आदमी हूं, मुझे नजर नहीं आता। सेठ फारूक, जो हुजूम, शोर और मुर्गियों से पहले ही शदीद गुस्से में था, इस बूढ़े पर चीखा, दफा हो जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। लेकिन तारिक ने उसकी टांग पकड़ ली और बुलंद आवाज से रोने लगा। खुदा के लिए सेठ जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी है, इसी में उसका जहेज था। उसने यह बात इतनी बुलंद आवाज और दर्द से कही कि आसपास के लोगों ने सुन ली। बाजार के लोग, जो पहले ही अमीरों से खर खाते थे, ये मंजर देखकर सेठ के खिलाफ हो गए। देखो तो सही, कितना जालिम और पत्थर दिल है ये अमीर, एक गरीब की मदद भी नहीं कर सकता। एक औरत बोली।
शर्म आनी चाहिए इसे अपनी दौलत पर। दूसरा शख्स बोला, अपनी इज्जत और साख को अवाम में बचाने के लिए सेठ फारूक को शदीद गुस्से के बावजूद मजबूरन घोड़े से नीचे उतरना पड़ा। जैसे ही वो झुककर पोटली ढूंढने का नाटक करने लगा, तारिक ने उसके कान में सरगोशी की, तकब्बुर इंसान को हमेशा नीचे झुकाता है सेठ जी। सेठ ने चौंक कर सर उठाया। वो मोची वहां नहीं था, उसकी जगह असली तारिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसी लम्हे जब सबकी तवज्जो सेठ और तारिक पर थी, मुर्गियां पकड़ने की अफरा तफरी में तारिक का एक और साथी बादल की लगाम पकड़कर उसे भीड़ में लेकर एक तंग गली में गायब हो चुका था, जिसका रास्ता पहले से ही तय था। सेठ फारूक बाजार के बीचों बीच अकेला खड़ा रह गया। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था। लोग उस पर हंस रहे थे और सेठ बरकत अली के कहकहों की आवाज सबसे बुलंद थी। इस बार उसे गुस्से से ज्यादा अपनी बेबसी और जिल्लत पर रोना आ रहा था। उसी शाम जारा चुपके से लाइब्रेरी में तारिक से मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तारिक, तुमने अपनी ज़हानत तो साबित कर दी, लेकिन तुमने मेरे वालिद को अवाम में जलील किया है। वो इसे अपनी तौहीन समझ रहे हैं और उनका गुस्सा आसमान पर है। वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। तारिक ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, फिक्र मत करो जारा, मैं तुम्हारे वालिद को दिखाना चाहता हूं कि आक्ल सिर्फ लेने या जलील करने का नाम नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल इज्जत बचाने और दिल जीतने के लिए भी किया जा सकता है। अगला कदम मैं अपनी मर्जी से उठाऊंगा। हमारा चैनल सेठ फारूक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तारिक की ज़हानत से मरूब भी था और उससे शदीद नफरत भी करने लगा था। वो अपनी जिल्लत का बदला लेना चाहता था। उसी दौरान उसे अपने जासूसों से खबर मिली कि उसका हरीफ सेठ बरकत अली उसकी मुकम्मल तबाही का मंसूबा बना चुका है। सेठ फारूक का सबसे बद्दा तिजारती काफिला, जिसमें मिस्र के कपड़े, अफ्रीका के हाथी दांत और चीन का रेशम लदा था, यानी उसकी साल भर की कमाई और मेहनत, वो कीरत्थर के खतरनाक पहाड़ी सिलसिलों से गुजरकर मेहरानगढ़ आने वाला था। बरकत अली ने इस काफिले को लूटने के लिए काला बिच्छू नामी बदनाम जमाना डाकू के गिरोह को भारी रकम दी थी। सेठ फारूक के पास न इतनी फौज थी कि वो डाकुओं का मुकाबला कर सके, ना ही इतना वक्त कि वो सल्तनत से कोई मदद हासिल कर सके। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। उसकी सारी दौलत, सारी इज्जत दांव पर लगी थी। तब मायूसी के आलम में उसे तारिक का ख्याल आया। उसने तारिक को अपनी हवेली बुलवाया। इस बार न कोई महफिल थी, न कोई हुजूम, सिर्फ वो तारिक और उसकी बेबसी थी। उसकी आवाज में गुरूर की जगह थकावट थी। तारिक, मैंने तुम्हारी ज़हानत को हमेशा एक खेल, एक तमाशा समझा, लेकिन आज मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई खतरे में है। मेरा हरीफ मेरे काफिले को लूटने वाला है। मैं तुमसे कोई खेल खेलने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें एक आखिरी और हकीकी चैलेंज देता हूँ। चोरी करना छोड़ो, अब बचा कर दिखाओ। मेरे काफिले को बहिफाजत शहर तक पहुँचा दो। अगर तुम ये कर सके तो मैं कसम खाता हूँ, मेरी हर चीज़, मेरी दौलत, मेरी इज्जत और मेरी बेटी सब तुम्हारा होगा। तारिक ने सेठ की आंखों में पहली बार हकीकी परेशानी और एक बाप का खौफ देखा। उसने संजीदगी से सर हिलाया और कहा, मैं आपका काफिला बचाऊंगा सेठ साहब, लेकिन अपनी ज़हानत से, तलवार से नहीं। तारिक फौरन कीरत्थर के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। ये एक दुश्वार गुजार और खतरनाक सफर था। उसने काफिले के रास्ते का जायजा लिया और उस तंग दर्रे का इंतखाब किया जहां डाकुओं ने घात लगाने का मंसूबा बनाया था। वो जानता था कि 50 मुसल्लह और बेरहम डाकुओं से लड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ है। उसने एक बार फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने पहाड़ी दर्रे के दोनों जानिब, जहां से काफिले ने गुजरना था, अपने चंद काबिल एतमाद दोस्तों को छुपा दिया। उसने उन्हें दर्जनों बद्दे आईने और धात की बद्धी चमकीली थालियां दी। उसने उन्हें सिखाया कि जब वो इशारा दे तो सूरज की रोशनी को इन आईनों से दर्रे के दाखिली रास्ते पर डाकुओं की आंखों पर मरकूज करते हैं। उसका दूसरा मंसूबा आवाज पर मबनी था। उसने पहाड़ों में गूंज की खासियत का मुताला किया। उसने खुश्क खोखले कद्दुओं, गोड्स में कंकरियां भरकर उन्हें दर्जनों रस्सियों से दरख्तों पर लटका दिया। उसने धात की कुछ चादरें भी ऐसी जगहों पर लगाईं जहां हवा चलने से वो आपस में टकराकर तलवारों का शोर पैदा करती। जब काला बिच्छू और उसके डाकू हमले के लिए अपनी पोजीशनों पर छुपे बैठे थे और काफिला धीरे धीरे दर्रे में दाखिल हो रहा था, तारिक ने एक ऊंची चट्टान से इशारा दिया। अचानक सैकड़ों आईनों से सूरज की रोशनी एक साथ चमकी और डाकुओं की आंखों को चौंधिया गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों सिपाहियों की तलवारें और ढालें धूप में चमक रही हैं। उनकी आंखें कुछ देखने से कासिर हो गईं
उसी लम्हे तारिक के दोस्तों ने रस्सियों को हिलाना शुरू कर दिया। दरख्तों से लटके कद्दू एक दूसरे से टकराकर और पहाड़ों में गूंजकर ऐसा शोर पैदा करने लगे जैसे हजारों घोड़ों की टापें एक साथ सुनाई दे रही हों। हवा से टकराती धात की चादरों ने तलवारों के टकराने का खौफनाक शोर पैदा किया। डाकुओं के सरदार काला बिच्छू ने घबराकर कहा, यह तो धोखा है। लगता है सेठ फारूक ने सल्तनत की पूरी फौज को बुला लिया है। हम जाल में फंस गए हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। ये सोचकर कि वो एक बड़ी फौज के जाल में फंस गए हैं, डाकू बदहवासी और खौफ के आलम में अपने घोड़े छोड़कर पहाड़ों में भाग खड़े हुए। काफिला बगैर किसी नुकसान के, बगैर एक भी तलवार चलाए महफूज तरीके से दर्रे से गुजर गया। जब काफिला बहिफाजत मेहरानगढ़ पहुंचा तो यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। तारिक की वापसी किसी चोर या चालाक लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो, एक नजात दहिंदा की तरह हुई। सेठ फारूक की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। वो भागकर तारिक के पास आया और उसे अवाम के सामने गले लगा लिया। तुमने सिर्फ मेरा माल नहीं, मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी बचाई है। आज से तुम मेरे बेटे हो। सेठ फारूक ने अपना वादा पूरा किया। उसने मेहरानगढ़ की तारीख की सबसे आलीशान तकरीब में अपनी बेटी ज़हरा की शादी तारिक से कर दी। ये दो लोगों का नहीं, बल्कि दो दुनियाओं का मिलाप था, पुरानी दौलत और नई जहानत का। तारिक ने अपनी जहानत को सिर्फ मुसब्बत और तामीरी कामों में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सेठ फारूक के कारोबार को अपनी नई सोच और बैन-अल-अक़वामी तिजारत के मंसूबों से चार चांद लगा दिए। उसने शहर के गरीबों के लिए फलाही काम किए और अपने उस्ताद रहीम के नाम पर एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी कायम की जिसके दरवाजे हर बच्चे के लिए खुले थे, ताकि कोई और तारिक गलियों में न भटके। उसने अपनी अक्ल से लोगों के दिल जीत लिए और जल्द ही वो शहर का सबसे काबिल एहतराम शख्स बन गया। सेठ फारूक को आखिरकार वो चीज मिल गई जो उसकी दौलत कभी नहीं खरीद सकी थी, इत्मीनान की नींद और एक काबिल जानशीन पर फख्र का एहसास। तारिक और ज़हरा ने एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी गुजारी और उनकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई, इस सबक के साथ कि असल दौलत सोना चांदी के ढेर नहीं, बल्कि वो अकल है जो न सिर्फ लेना जानती हो, बल्कि बचाना, बनाना और बांटना भी जानती हो। और सबसे बड़ी जीत वो होती है जो तलवार से नहीं, बल्कि तदबीर से हासिल की जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।